आइए अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं के साथ भीड़ तंत्र की दिल दहला देने वाली मारपीट की घटना ने असभ्य समाज को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल आजकल लोग खुद को ही पुलिस और जज समझने लगते हैं और फैसला ऑन द स्पॉट करने की फितरत बना रखी है लोगों ने। साधुओं के साथ मारपीट भी इसी का ही नतीजा है। लोगों को इन साधुओं का बच्चा चोरी का शक हुआ, अफवाह फैली और फिर साधुओं को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट में देखें आप। बड़ौदा क्षेत्र में सुनसान इलाकों में ये 3 साधु के वेश में जो लोग थे वो घूम रहे थे। किसी बच्चे आदि से बात करते हुए देखने पर लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ये बच्चा चोर है और उसी अफवाह को भीड़ ने सही मान लिया और उनकी पिटाई कर दी। पिटाई कर रहे थे, इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दी। पुलिस पेट्रोलिंग तत्काल वहां पर पहुंची, दोनों को रेस्क्यू कराया गया और थाना लेकर आया गया। थाने में इनका मुलाजा हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया और मुलाजा सिंपल इंजरी का रिपोर्ट देते हुए इनको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद ये थाने में आए, इनके बयान पर से अपराध कायम किया गया है। और जो क्या ये शंका ही थी कि क्यों इसमें कोई सच्चाई नजर आ रही है कि वो बच्चा चोरी का कोई मामला हो सकता है इसमें? नहीं, बच्चा चोर तो निश्चित तौर पर नहीं थे। हो सकता है किसी और मामले में ये आरोपी हो। और इनका ये कहना है कि ये मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वो भी संदेह के दायरे में आता है चूँकि अपने आप को राजस्थान का होना बताते हैं और मांग कर जीवन यापन करने की जो तरीके हैं वो हमको मैच नहीं कर रहा है। ये होटल में ठहरने की बात करते हैं, कहीं जाते हैं तो धर्मशाला मंदिर आदि में ठहरना चाहिए, साधु हैं तो वो भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है वो शक के दायरे में देखते हैं। वो क्रिमिनल ही क्यों ना, मारपीट करने की का काम तो या अधिकार तो किसी को मिलता नहीं है। इसलिए पहले हम आरोपियों की पतासाजी कर रहे हैं, उनका चिन्हांकन कर रहे हैं और उसके बाद फिर इनके तह तक भी जाएंगे कि वास्तव में है कौन। साधुओं की बेरहमी से हुई पिटाई के इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले दुर्ग जिले के चरौदा बस्ती में 3 साधुओं के साथ में गंभीर रूप से मारपीट की गई है वहां के लोगों के द्वारा, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की ये पोल खोलने वाली स्थिति है कि क्या स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है और जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर ऐसी हृदय विदारक घटनाएं शासन की नाकामी का परिणाम है। सनातनी साधुओं पर हिंसा और उनका अपमान है। हालांकि इस पूरी घटना पर सूबे के गृह मंत्री के सुर कुछ अलग हैं। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और तथ्य सामने आने पर साधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 साधुओं को मारपीट किया गया है। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहां जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक सप्ताह पहले भिलाई के खुर्सीपारा इलाके में बच्चा चोरी की घटना हुई थी, जहां पर 4 महिलाएं और एक पुरुष पकड़े गए थे। गनीमत ये रही थी कि बच्चा सही सलामत मिल गया था। शक इसलिए भी गहराया क्योंकि इसके आरोपी भी राजस्थान के पाए गए थे। लेकिन किसी भी कीमत पर भीड़ को अपने हाथों इंसाफ करने का ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था वाले इस देश में भीड़ का इंसाफ गैर कानूनी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम और रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन फिल्म आदि पुरुष ने आस्था पर कुठाराघात किया है। इसने रामायण के किरदारों की पहचान से ही छेड़छाड़ कर दी। इस फिल्म का टीजर आने के बाद से ही विवाद है। देश के अलग अलग हिस्सों में नेता हों या धर्मगुरु सभी विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें 90 के दशक में देश राम की प्रतिमूर्ति मानती थी, वो अरुण गोविल राम के साथ हुई इस नाइंसाफी पर खामोश हैं। देखिए। पहचानते तो जरूर होंगे इन्हें। 90 के दशक में घर घर इनके पोस्टर्स की पूजा होती थी। एंटीना वाली टीवी पर जब रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण होता था तो पहले अगरबत्ती मोमबत्ती और दिया जलाकर दर्शक पूजा करते थे।
तब इन्हें राम का रूप ही मान लिया था, लेकिन करोड़ों हिंदू की श्रद्धा के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति राम के किरदार से फिल्म आदि पुरुष में जब नाइंसाफी हो रही है तो इस राम ने चुप्पी साध रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज है सर कि अभी जो आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ है, टीजर रिलीज हुआ है, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप? सर आपकी जो छवि है वो सौम्य छवि के रूप में राम दिखते थे, और अभी जो राम की छवि दिखाई जा रही है उसको लेकर भी क्या कहेंगे सर? मैंने कहा मेरे से उस विषय में प्रश्न मत पूछिए आप। न्यूज 18 ने एक बार नहीं बार बार सवाल किया, लेकिन अरुण गोविल ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज है सर कि अभी जो आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ है, टीजर रिलीज हुआ है, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे आप? सर आपकी जो छवि है वो सौम्य छवि के रूप में राम दिखते थे, और अभी जो राम की छवि दिखाई जा रही है उसको लेकर भी क्या कहेंगे सर? मैंने कहा मेरे से उस विषय में प्रश्न मत पूछिए आप। बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई। सोशल मीडिया पर टीजर के विरोध में तरह तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। वहीं खराब वीएफएक्स को लेकर आलोचना झेल रहे आदि पुरुष में रावण और राम के लुक की भी निंदा हो रही है। धर्मगुरु बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, लेकिन कभी करोड़ों दिलों में राम बनकर बसने वाले अरुण गोविल ने मौन धारण कर लिया है। आदि पुरुष फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, उस फिल्म के टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता है फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म के कलाकारों ने हिंदू धर्म का मजाक बनाना अभी तक छोड़ा नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म वालों को आगाह करता हूं, चेतावनी भी देता हूं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक करना बंद करिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि पब्लिक आपके पीछे पीछे हो और फिल्म वाले आगे आगे हों। आप किसी एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है, जिस प्रकार से आपने रावण को एक मुसलमान के भेष में दिखाया है, जिस प्रकार से हनुमान जी को बिना मूंछ के और चप्पलों में दिखाया है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण के हर पात्र करोड़ों हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के मन और कण कण में रचे बसे हैं। इससे इतर कुछ भी ना मन स्वीकार करने को तैयार है, ना इससे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त है। लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने जो कुछ किया है, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में जो वेशभूषा, जिस आचरण का वर्णन है, वो फिल्म के टीजर में कहीं भी मेल ही नहीं खाता। इसीलिए आदि पुरुष का रिलीज होने से पहले ही विवादों से नाता जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया। इससे जुड़े 8 संगठन बैन के दायरे में हैं, लेकिन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई को बैन के दायरे में नहीं लाया गया। कांग्रेस ने इसे ही अब मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का सवाल है कि जब पुख्ता सबूत हैं तो फिर एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसीलिए एसडीपीआई से मोहब्बत दिखा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर एसडीपीआई पर बैन नहीं लगा तो कांग्रेस बेचैन क्यों है। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से कथित संबंध रखने और देश में नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन लगा दिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बख्श दिया है। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार और बीजेपी से सवाल कर रही है कि एसडीपीआई भी पीएफआई का ही राजनीतिक अंग है, तो इसे बैन क्यों नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 2023 के चुनाव में ध्रुवीकरण कर वोट पाना चाहती है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास, की सरकार के पास अगर कोई ठोस प्रमाण है, ठोस सबूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम संगठन जुड़े हुए होंगे, वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन क्या भाजपा की सरकार राजनीति कर रही है कि कहीं प्रतिबंध है तो कहीं पर अनुमति है?
ये बहुत बड़े सवाल के निशान खड़े करते हैं सरकार के कामकाज के ऊपर कि अगर ठोस सबूत हैं तो प्रतिबंध लगाया जाए सबके ऊपर, और ठोस सबूत नहीं है तो फिर किस बात का दिखावा किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या ध्रुवीकरण के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, ये समझ से परे है। भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कारण है और क्या कारण है प्रतिबंध लगाने के और नहीं लगाने के, ये सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण आएगा तो सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट बैंक जो है अपना संभालना चाहती है और दूसरों के वोट में सेंध लगाना चाहती है। हो सकता है कि आज की तारीख में प्रतिबंध और अनुमति जो है भाजपा की सरकार के अंदर वोट बैंक के हिसाब से दी जा रही हो। अगर ठोस सबूत हैं तो फिर उसको बैन किया जाए, और ठोस सबूत नहीं है तो सरकार अपना स्पष्ट करे रुख के वो करना क्या चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि पीएफआई पर बीजेपी के कहने पर नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर बैन लगाया गया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे हर मुद्दे में ही सियासत नजर आती है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है कि हमारे कहने पर संगठन बैन नहीं होते हैं। ये कार्रवाई कोई भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर, मांग पर नहीं हुई है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने सूत्रों ने जो बताया उस पर कार्रवाई की है। कांग्रेस हर हमेशा जाति के आधार पर कह लीजिए, धर्म के आधार पर कह लीजिए, इसलिए वो बार बार मुसलमानों को बरगलाती रही, मुसलमानों को देश के खिलाफ बोलने के लिए उकसाती रही, मुसलमानों के अंदर राष्ट्रीयता पैदा नहीं होने दी। अब मुसलमान धीरे धीरे एक रस में कोई ना कोई, जब आतंकवादी भी घटना होती है और उस पर भी जब एक्शन होता है तो कांग्रेस को उसमें राजनीतिक बू आने लगती है। ये कांग्रेस का सोचने का तरीका हो सकता है। हमारे सोचने का तरीका सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है। हमें किसी राजनीतिक, ना कांग्रेस से राजनीति की दुश्मनी है, ना सपा से है, ना बासपा से है, ना मुस्लिम संगठन से है। जिसको राजनीति करना है करे, वो अपने वोट बटोरे, अपने वोट की राजनीति करे, पर देश के साथ हम किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। ये सोच भारत सरकार का है और भारत की जांच एजेंसी। कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग से इतर पीएफआई की जिस पॉलिटिकल विंग की बात हो रही है उसका इतिहास और वर्तमान जानना भी जरूरी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई 21 जून 2009 को वजूद में आई। इसके फाउंडर के तौर पर इरापुंगल अबू बेकेर का नाम आता है। 13 अप्रैल 2010 को एसडीपीआई चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई। मौजूदा वक्त में एमके फैजी इसके अध्यक्ष हैं। एसडीपीआई अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसार रही है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी इसने कई इलाकों में अपने पार्षद पद के प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से नीमच नगर पालिका में एसडीपीआई के 3 पार्षद जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस को आशंका है कि 2023 के चुनाव में अगर एसडीपीआई के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने का मुद्दा अक्सर उठता है। दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये मुद्दा उठाया और देश में जनसंख्या नीति की जरूरत बताई। लेकिन इस मुद्दे पर सकारात्मक बहस की जगह सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस आरएसएस की मंशा पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा। उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे। तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है। वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है।
ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। देश में जनसंख्या नीति को लेकर दिया गया संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दशहरे के मौके पर अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने देश में एक जनसंख्या नीति की जरूरत बताई थी। मोहन भागवत ने कहा था कि धर्म आधारित जनसंख्या के असंतुलन का मामला नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन के कारण भारत ने गंभीर परिणाम भुगता है। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के लिए धर्मों के बीच जनसंख्या में कथित असंतुलन को संघ प्रमुख ने जिम्मेदार ठहराया। संघ प्रमुख के इस बयान में कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है। कांग्रेस आरएसएस की मंशा पर सवाल उठा रही है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है, तो उसकी मांग के पीछे में राजनीति है, विद्वेष है। पहले तो आरएसएस के नेता यह नारा देते थे कि सभी हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। वैसे लोग जो स्वयं शादी नहीं करते, दूसरों को प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब आरएसएस के लोग अचानक बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आरएसएस की इस मांग के पीछे उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उनको पहले अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद इस कानून की मांग करनी चाहिए। आरएसएस पर हमला हो तो भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है? संघ प्रमुख के बयान पर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस को सवाल पूछने के बजाय ये बताना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर उनका पक्ष क्या है। देश की जनता द्वारा लगातार नकारे जाने पर कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन बार बार खो रहे हैं। अगर कोई संत महात्मा महापुरुष जनसंख्या नियंत्रण की बात करे तो इसमें शादी का विषय कहां से आ जाता है? और अगर शादी की ही चिंता करनी है तो पहले श्रीमान राहुल गांधी जी की चिंता कर ले। कांग्रेस को सवाल पूछने की बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश में वो जनसंख्या नियंत्रण की पक्षधर है कि नहीं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले भी बयान आए हैं। संघ प्रमुख के इस बयान पर इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। हालांकि ये बहस आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। बयान पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संघ प्रमुख के बयान से सहमति जताई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संघ प्रमुख का बयान देशहित में है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। समय आ गया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार हो। ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। तो श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, दो अलग अलग चीजें। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।